गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जावा में, थ्रेड्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, थ्रेड्स कैसे बनते हैं। और ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लिस्टेड है, जो पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ थ्रेड्स, हाउ डू यू क्रिएट थ्रेड्स, हाउ डू यू क्रिएट बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, कौन सा अच्छा है, क्यों अच्छा है, और काफी सारे मेथड्स यहाँ पर दिए। थ्रेड्स कैसे बनता है, कौन कौन से मेथड्स यूज हो सकते हैं, वो हमने राइट साइड में यहाँ पर मार्क कर रखा है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि थ्रेड्स होता क्या है। तो व्हाट इज थ्रेड एक्चुअली। तो फिर से मैं अपने पुराने एक टॉपिक पे आता हूँ, प्रोसेस पर। तो ये प्रोसेस होता है, एक्चुअली प्रोसेस है क्या। हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं, और थ्रेड को बहुत अच्छी तरीके से यदि आपको समझना है तो पहले आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि थ्रेड, आपका सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक का चैप्टर आपने जरूर पढ़ा। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये प्रोसेस से ही रिलेटेड, और आप सभी लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। सिंक्रोनाइजेशन में जैसे आप लोगों ने सीमाफोर के बारे में पढ़ा हो, वगैरह वगैरह। तो इन टॉपिक्स को यदि आपको सीखना है, जानना है या समझना है, तो अगर जो आपको लगता है कि आपको इन चीजों के बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो तैयार कर सकता हूं। फिलहाल मैं अब सिर्फ उतनी जानकारी आपको दे रहा हूँ जितनी आपको इस टॉपिक को समझने के लिए चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो देर इज अ सोर्स, और सोर्स क्या है, हमने सी में कुछ कोड लिखा, हमने सी प्लस प्लस में कुछ कोड लिखा, हमने जावा। सी और सी प्लस प्लस में जब आप कोड लिखते हैं तो वो एक EXE फाइल बन, और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जावा में जब हम कोड लिखते हैं और कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड बन। ये बाइट कोड तो सिस्टम पे पड़ा हुआ है, अभी एग्जीक्यूशन में नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपका एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़ा है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब कहाँ होता है, एवरीथिंग इज इन memory, or we can say that that is a secondary storage. And whatever the programs are in execution is in RAM. कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, रैम में। तो यहाँ पे पड़ा हुआ कोई प्रोग्राम यहाँ से यहाँ कैसे आता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, बट ये प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूशन में आता है उसको इस रैम में एक मेमोरी दे दी जाती है, जिसको हम लोग, अब वो जो प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे इस चीज को प्रोग्राम बोलते हैं। और जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने लगता है और रैम में आ जाता है तो हम उसको प्रोसेस। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है, जो कि जिसको ना ही रिसोर्सेस की जरूरत है, क्योंकि तो वो तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है ना, और ना ही उसी प्रिंटर की जरूरत है, ना ही उसे मेमोरी की जरूरत है, किसी चीज की उसे जरूरत नहीं। मेमोरी की अगर जो मैं बात कर रहा हूं, मैं रैम की बात कर रहा हूं। और जब वो प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, यानी कि जब एग्जीक्यूशन में आता है, तो उसको हर चीज की जरूरत होती है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, जो भी उसको चाहिए। अगर जो उसको मेमोरी चाहिए तो हमें मेमोरी देनी पड़ेगी, अगर जो उसे कुछ प्रिंटर चाहिए तो हमें प्रिंटर देनी। तो वट एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर। और इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट नाम का टॉपिक पढ़ा है, जहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस किस प्रोसेस को, यहाँ पे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, यही सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर, कि हाउ द प्रोसेसेस आर एलोकेटेड टू सीपीयू। प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखते हैं,
प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे स्विच होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है। अगर इन चीजों के ऑपरेटिंग सिस्टम के इन टॉपिक्स के बारे में भी आपको जानना है तो आप तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, लेट्स से कई सारे प्रोसेस वन, प्रोसेस टू एंड प्रोसेस थ्री एंड प्रोसेस फोर, लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड रैम। और ये सारे इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं एक दूसरे से, इनको किसी से कुछ लेना देना। तो चलिए और थोड़ा लेमन लैंग्वेज में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। हम ह्यूमन बीइंग इस इंडिया में, या कह लीजिए स्टेट में, या फिर कह लीजिए सिटी में, कई सारे लोग रहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यूमंस आर देयर। वो सारे ह्यूमंस अपना अर्न कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, उनकी कोई वाद विवाद नहीं। व्हेन दे आर शुड बी फॉलो द रूल। अब क्या हुआ, इस प्रोसेस से तभी दिक्कत होगी जब कोई शेयर्ड मीडियम, ये दोनों आपस में बात करेंगे, देन ओनली दीज प्रोसेसेस आर गेट स्टार्ट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग रोड पर कहीं भी चल रहे हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक एटीएम मशीन में मान लीजिए सभी को पैसा निकालना है, तो वहां पर एक गार्ड सिचुएटेड होता है और वो आपको ये बताता है, सर सीक्वेंशियली आना है आप लोगों को, one by one you have to enter in a ATM machine so that it can be easy to all of us. तो अभी हमारा जो प्रोसेस है, हम इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस नहीं बना पा रहे हैं। अभी जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, वन आफ्टर अनदर आफ्टर। एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर। पहले हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पढ़ा कि हमारे क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट है, तो उसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए हमने शेड्यूलिंग टेक्निक्स वगैरह को अप्लाई। बट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, हमारे सिस्टम्स में कोर्स बढ़ते चले गए, मतलब हमारे पास काम करने वाले लोग बढ़ते चले गए। बट अभी भी अगर जो हम प्रोग्राम्स को स्टेप वाइज ही डिफाइन करेंगे तो कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि अगर जो ये प्रोग्राम किसी एक आदमी को एलोकेट हो गया तो यही आदमी उसको इवेलुएट करेगा। बट ये काम डिवाइड नहीं हुआ इन लोगों में, तो बाकी सारे लोग खाली बैठे रहे। तो नाउ ऑनवर्ड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में हम बात करने लगे, हम लोगों को प्रोग्राम भी कुछ इस तरीके से बनाना पड़ा कि अगर जो ये काम मान लो 4 घंटे में खत्म होता है, तो 1 घंटे का काम मैंने इस आदमी को दे दिया, 1 घंटे का काम इस आदमी को दे दिया, इस घंटे का आदमी इसका दे दिया, ऐसा। तो जो काम 4 घंटे में एक आदमी खत्म कर रहा था, सबको एक एक घंटे का काम दे दिया गया और वो हमारा काम 1 ही घंटे में खत्म हो गया। या 1 आवर, इट टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट होल टास्क ऑफ 4 आवर। तो वी आर यूटिलाइजिंग द कोर्स नाउ। बट ऐसा कैसे संभव है? तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को मल्टीपल कॉपीज में, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कोड को हमने थ्रेड्स में ब्रेक कर दिया, T1, T2, T3 and T4, and these threads are given to independent cores so that the uh, code efficiency or the processor efficiency should be increased, performance should be increased actually. तो इंडिपेंडेंट करने से लाभ क्या हुआ? लाभ हमने देखा कि अगर जो मैं किसी एक काम को मल्टीपल टास्क में डिवाइड करके अलग अलग आदमी को दे दूंगा, तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, इट इज एग्जीक्यूटेड फास्ट।
and performance is also in. तो ये कैसे किया जाए? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी इवॉल्व होना पड़ा और थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट चला। To discuss about threads, one more concept I have to discuss first. अब मान लेते हैं कि एक एटीएम मशीन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, अभी तक एक ही आदमी सीक्वेंशियली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल लोग हैं जो इस एटीएम को एक्सेस करना चाहते हैं। आप नोटबंदी का समय याद कर सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन क्या हो रहा था, सभी लोग एकदम से भागे उस एटीएम की तरफ ताकि हम उस एटीएम को यूज कर पाए या पैसे निकाल पाए या पैसे। व्हाट हैपेंड, एवरीबडी वांट्स टू एक्सेस द शेयर्ड, जब तक ये अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन जब सब लोग एक ही मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करने लगे तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम तभी अराइज होती है जब हम लोग किसी एक रिसोर्स को शेयर करते हैं। तो हमें उस रिसोर्स को इंटैक्ट रखना है, इसलिए हम कोई ना कोई मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि इस रिसोर्स को एट अ टाइम केवल एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाए। इस चीज को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस एंटर इन अ क्रिटिकल सेक्शन। अगर जो मैं इसको क्रिटिकल सेक्शन बोलूं तो एट अ टाइम दैट क्रिटिकल सेक्शन which is shared by another processes should be intact। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का अचीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एट अ टाइम, एट अ टाइम only one process can access the shared one or shared resource। तो ये चीज कैसे अचीव होगी, तो इसलिए हम लोग अपना एक टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। बस मुझे यहीं तक बताना था आपको। अगर जो आपको इन चीजों के बारे में भी सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका इंडिपेंडेंटली एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आप लोग। तो क्रिटिकल सेक्शन, कई सारे मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए, हमारे परफॉर्मेंस जरूर इंक्रीज हुई, लेकिन हम पर ये जिम्मेदारी भी आ गई कि जब भी वो शेयर्ड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो उसको तो why threads are implemented, why programming languages are going to implement the threads, to increase the performance, to increase the computing performance। तो जावा में थ्रेड को बनाना बहुत आसान है। इन जावा we can create threads in two ways, by extending thread class or by implementing a runnable interface। थ्रेड क्लास से कैसे बनाएंगे, रनेबल इंटरफेस से किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस। सबसे पहले हम लोग थ्रेड क्लास को देख लेते हैं। ये जो थ्रेड क्लास और जो रनेबल क्लास है, ये दोनों ही लैंग पैकेज में अवेलेबल है। तो लैंग पैकेज को हम लोग देखते हैं। तो विंडो आर, सीएमडी, और मैं जानना चाहता हूं कि थ्रेड क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड है, तो इसके लिए हमारे पास कमांड है जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। जैसे ही आप ये कमांड इसलिए यूज करते हैं कि
ये सारे इसके मेथड्स को शो कर देता है। और आप देख पा रहे होंगे कि इस थ्रेड क्लास के अंदर पहले से ही सारे मेथड्स बने हुए हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर देयर, start method is there, run method is there, stop method is there, lots of methods are there already available in this thread class. ये मैंने क्यों दिखाया, अभी बात करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, तो मुझे किस तरीके से थ्रेड बनाना है, तो आई एम डूइंग अ क्लास, लेट्स से द माय क्लास नेम इज माय थ्रेड। तो मैं पहले थ्रेड क्लास से आपको बना के दिखाता हूं, एक्सटेंड्स थ्रेड। जैसे ही हम किसी भी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, वो सारे मेथड जो थ्रेड क्लास में अवेलेबल थे यहां भी अवेलेबल है। केवल एक मेथड ऐसा है जो अवेलेबल तो हो गया, लेकिन ये थ्रेड करेगा क्या, ये हमें बताना है। इसको ये पता है कि थ्रेड को स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको ये पता है थ्रेड को स्टॉप कैसे करेंगे, तो ये पता है कि थ्रेड को ज्वाइन कैसे करना, सब कुछ पता है, सिवाय ये कि इसको करना क्या है। एक आदमी है जिसको पता है कि वो क्या कर सकता है। मैंने किसी आदमी को बुलाया, उसको सब पता है कि कहाँ क्या है, कौन सी सब्जी लानी, कौन सी मंडी से क्या करना है, सारे काम करने उसको पता है। बट उसे ये नहीं पता है कि मुझे आज क्या करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इन द जावा, वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग वन मेथड, दैट मेथड इम्प्लीमेंटिंग और ओवरराइडिंग बोल सकते हो, क्योंकि ये रन मेथड पहले से अवेलेबल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास। तो पब्लिक वॉइड रन मेथड को हम सिर्फ ओवरराइड करते हैं। इस क्लास में ये डिफाइन करते हैं कि हमारा ये थ्रेड क्लास करेगा क्या। we have to write code here in run method, write code, that's it, and we are not going to bother about anything now. तो देखते हैं थ्रेड क्लास कैसे बनता है और किस तरीके से इसको चलाते हैं और कैसे ये इंडिपेंडेंटली काम करता है थ्रू द कोड। तो ये हमारा एक्लिप्स मेथड है, वही जो आपका कोड था, पब्लिक क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, और ये ओवरराइड कर रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये थ्रेड है ये प्रिंट करे 10 तक। आई वांट टू प्रिंट दिस 200, हाँ? और sys out, और यहां पर मैंने प्रिंट किया my thread प्लस आई। तो मैंने उसको बोल दिया कि आप आई की वैल्यू को 100 तक प्रिंट करो, सॉरी 99 तक प्रिंट करो। अब मैं इसका एक डेमो क्लास बनाने जा रहा हूं, क्लास, और इस क्लास का नाम है my thread demo। इसके अंदर मैंने मेन बनाया। हमारे कोड का स्टार्टिंग कहां से होता है, मेन। तो मेन के अंदर मैंने my thread का ऑब्जेक्ट बना दिया, my thread m1 is equal to new my thread, that's it। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आया होगा, जैसे ही मैंने my thread नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वो सारे मेथड है, स्टार्ट, रन। ये रन कौन सा मेथड होगा इसके पास, जो हमने बनाया, ओवर रिडन। और रन ये पेरेंट क्लास वाला, थ्रेड वाला, है
थ्रेड रन। लेकिन चलेगा कौन सा रन? हमारा वाला, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, ओवरराइट। और बहुत सारे मेथड जो यहाँ पर अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। तो अगर जो मैं इस क्लास के मेथड को डायरेक्टली रन कर देता हूं, कैसे? माई डॉट, सॉरी, m1 डॉट रन, तो कौन सा रन मेथड चलेगा? जो हमने ओवरराइट किया वो वाला रन। और मैं इस मेन में भी एक फॉर लूप क्रिएट कर देता हूं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 99, और सॉरी 100, क्योंकि दोनों को 100 तक चलाता। और इसको मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाता हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। 100, जब तक आई की वैल्यू बड़ी रहे 0 से, और तब तक आई की वैल्यू माइनस माइनस होती है। इस आउट, और यहां पर मैंने प्रिंट किया मेन थ्रेड, और यहां पर प्लस आई। तो अभी मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो बिल्कुल नॉर्मल कोड की तरह चलेगा। पहले ये फॉर लूप चलेगा, ये फॉर लूप चलेगा, फिर माई थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर ये सीक्वेंशियली रन मेथड चलेगा। तो लेट अस डू एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम इसको। इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, प्लीज चेक इट आउट व्हाट इज द आउटपुट। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, पहले मेन थ्रेड चला पूरा, और इसको मैं थोड़ी वैल्यू को कम कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे आउटपुट। तो इसको मैं 100 की जगह 10 कर देता हूं, और माई थ्रेड को भी 10 कर देता हूं ताकि आसानी समझ। और फिर से मैं इसको execute करता हूं। तो जैसा कि आप लोग आउटपुट देख पा रहे हैं, पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनता है और माई थ्रेड एग्जीक्यूट। तो ये तो पहले से भी हो रहा था, हमने क्या नया किया सर? अभी ये जो कोड चला ये सीक्वेंशियल मैनर में चला, अभी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हुआ। आफ्टर क्रिएटिंग द थ्रेड वी मेक दैट थ्रेड एज इंडिपेंडेंट यूनिट, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता रहे डायरेक्टली जेवीएम से। अभी ये मेन के कंट्रोल में, इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है कि मैंने 4 लोगों को काम दिया, और मैं ही ये डिसाइड कर रहा हूं कि तुमको कब एग्जीक्यूट होना है, तुमको कब एग्जीक्यूट होना है, तुमको कब एग्जीक्यूट होना है, तुमको कब। तो जब कंट्रोल मेरे हाथ में ही है तो कोड सीक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट होगा, कि आप पहले, फिर आप, फिर आप, फिर आप। बट मेरे को करना क्या चाहिए? मैंने कोई बहुत बड़ा टास्क था, मैंने अपने काम को डिवाइड कर दिया, और सब सारे लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि उसने अपना काम कब खत्म किया और उसने अपना काम कब। बिल्कुल उसी तरीके से, तो इसको टू मेक द थ्रेड एज इंडिपेंडेंट फीचर, we are rather than calling the run method to the main context, I am calling m dot start, क्योंकि इस मेन को ये पता है कि मुझे करना क्या है, और मैंने बस उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो इस कोड को हिट करेगा स्टार्ट को, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेगा, और अब हम देखते हैं आउटपुट कैसा है। तो अभी भी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आया जैसा आया, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी डिले नहीं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर सारे मेथड्स ब्लॉक हो जाए। तो एक और थ्रेड बनाता हूं पहले। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेन थ्रेड है ना, थोड़ा रुक कर काम करे। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है स्लीप मेथड, जिसको हम कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, थ्रेड डॉट स्लीप, और वी कैन पास सम 300 मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड पास किया,
अब थ्रेड स्लीप जो मेथड है वो एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, तो या तो ट्राई कैच आप लगा दीजिए, तो मैं इसको ट्राई कैच लगा देता हूं ताकि ये एरर को ना। और स्टार्ट जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है तो मैं इस थ्रेड में भी इसको भी थोड़ी देर के लिए स्लीप करा देता हूं ताकि ये भी थ्रेड डॉट स्लीप। इसको मैं 100 मिली सेकेंड के लिए, इट इज फास्टर देन, इट इज फास्टर देन मेन थ्रेड। अब मैं इसको अगर जो एग्जीक्यूट कराता हूं, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये 300 मिली सेकेंड एक बार काम प्रिंट करेगा, फिर 300 मिली सेकेंड के लिए सो जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर सो जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर सो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये कोड चलेगा। तो इसको मैं फॉर लूप के अंदर डाल देता हूँ, रादर देन एवरी टाइम इट्स प्रिंट्स एंड स्लीप, प्रिंट्स एंड स्लीप, और यही रन मेथड के लिए भी मैं करता हूँ। तो मैं फॉर के अंदर डाल देता हूँ प्रिंट्स एंड स्लीप, प्रिंट एंड स्लीप, लाइक दैट। So if I am going to execute the code, kindly check it out. Again, the thing same is happening. So now I am going to make them sleep more. Yes, now. तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि कभी थ्रेड चल रहा है, कभी माई थ्रेड चल रहा है, कभी थ्रेड चल रहा है, कभी मेन थ्रेड चल रहा है, कभी थ्रेड चल रहा है, कभी मेन थ्रेड चल रहा है, लाइक दैट। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट। अभी मैं एक और थ्रेड आप लोगों के लिए बनाकर दिखाता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ, क्योंकि वह भी उसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट रहेगा और एग्जीक्यूट करेगा। देखते हैं। क्लियर? तो ये दो थ्रेड चल रहे हैं एक साथ पैरेलली, मेन थ्रेड अलग चल रहा है, यानी कि तीनों थ्रेड इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अदर देन क्रिएटिंग, मेन ने ही उस थ्रेड को क्रिएट किया, बट मेन एक अलग थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, थ्रेड वन इज अलग थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, थ्रेड टू एक अलग। अभी आप थ्रेड वन और थ्रेड टू के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उस थ्रेड के नाम को ही प्रिंट कर देते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, when the thread is executed, and rather than writing my thread, I am writing here, I am calling one method, this dot this, yeah, plus this dot get name, dot get name is executed, huh? Like that. तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम अपने आप एक नाम देता है, तो हम देखते हैं क्या दे रहा है। जैसा कि आप लोग आउटपुट में देख पा रहे हैं, हमने दो थ्रेड बनाए। तो जेवीएम क्या करता है, पहले थ्रेड को जीरो नाम दे देता है, जो हमने पहले बनाया है, हमारे केस में M1, और दूसरे थ्रेड को वो वन नाम दे देता है। तो जैसे जैसे हम थ्रेड्स क्रिएट करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली उनको नाम देता रहेगा। उसने इस थ्रेड को थ्रेड जीरो नाम दिया, थ्रेड जीरो, और इस थ्रेड को उसने थ्रेड वन नाम दिया। हम भी अपना नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, बट अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑल द थ्री थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, कोई भी पहले अपना टास्क खत्म करके जा सकता है। और आप लोग देख भी पा रहे, अगर जो मैं इसको ज्यादा देर के लिए स्लीप करा दूं माई थ्रेड को,
लेट्स से इसको मैंने स्लीप करा दिया 1 मिनट के लिए, यानी कि 1000 सेकेंड के लिए, और वो तो 400, तो यानी कि मेन थ्रेड हमारा अब तेज चल रहा है, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिव फास्ट, क्योंकि ये केवल 700 मिली सेकेंड के लिए शो कर रहा है। मैं इसको 500 कर देता हूँ, और अगर जो मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेन थ्रेड एक फास्टर एग्जीक्यूट होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले फिनिश कर देगा अपने टास्क को, जबकि थ्रेड 1 और थ्रेड 0 अपने टास्क को बाद में खत्म करेंगे। तो इससे ये शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख पा रहे हो, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट फर्स्ट, ये मेन थ्रेड ने अपना काम खत्म कर दिया, बट थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1 आर स्टिल इन एग्जीक्यूशन, ऑल द थ्रेड्स आर वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये तो हमने सीख लिया इंडिपेंडेंट थ्रेड किस तरीके से बना। तो पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, थ्रेड में क्या लिखना है, क्या ये काम करेगा, वो हम रन मेथड में डिफाइन कर चुके हैं। उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और टू मेक देम इंडिपेंडेंट यू कैन यूज m1 डॉट स्टार्ट। अब ये m1 डॉट स्टार्ट हमको कहां से मिला? ये थ्रेड क्लास को हमने एक्सटेंड किया, उसमें इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि रन इज लाइक अ मेन ऑफ थ्रेड। m1 डॉट स्टार्ट करने के बाद उसको ये कैसे पता चल रहा है कि मुझको क्या करना है, तो वो अपने कोड में जाता है और रन मेथड में देखता है कि रन मेथड में जो कुछ भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं रन इज लाइक अ मेन ऑफ थ्रेड, रन इज लाइक अ मेन ऑफ थ्रेड। तो एक ये तरीका है इसको क्रिएट करने का। स्लीप मेथड आपने देख लिया। अगर कुछ देर के लिए हमको अपने थ्रेड को ब्लॉक कराना है तो हम स्लीप मेथड का यूज करते हैं, जो कि इंटरप्टेड एक्सेस में होता है। स्लीप मेथड को हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। यहां तक बात की। अब भले ही थ्रेड 1 और थ्रेड 2, यानी कि एम हमारे केस में हमने नाम दिया है m1 और m2, भले ही ये लेट काम कर रहे हैं, लेकिन मेन थ्रेड ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो मेन थ्रेड उसके लिए वेट करना चाहता है, मेन थ्रेड ये जानना चाहता है कि जब इन दोनों का टास्क खत्म हो जाए तब मैं कुछ काम मेन के पास ऐसा है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा सिस आउट, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑल टास्क और थ्रेड इज completed their task. I want to print this line after the after all the thread has to be completed their work. तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी नॉर्मल सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो देखते हैं। क्योंकि मेन हमारा जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो देखिए अभी थ्रेड्स ओवर नहीं हो पाए हैं और ये लाइन प्रिंट होकर आ गई है, ऑल टास्क आर थ्रेड इज कंप्लीटेड देयर। बल्कि ऐसा हुआ नहीं, अभी भी थ्रेड 0 और थ्रेड 1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अगर जो मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं क्या करूं? तो एक तो तरीका है कि आप स्लीप मेथड को इतना आप एनालाइज कर लीजिए, हाँ इतनी देर मेन को वेट कराना है। कोई बोले कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप मत जाइएगा, और 1 घंटे का टाइम आपने लिया, अपनी इमेजिन कर लिया कि 1 घंटे तक मैं वेट करूंगा और जब तक नहीं आएगा मैं चल दूंगा। बट जब तक मैं ना आ जाऊं तो व्हाट दैट मीन इज both the thread has to be notify that particular main method. Now my task is over. उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है ज्वाइन। तो मेन थ्रेड, क्योंकि हु इज द क्रिएटर? मेन थ्रेड ही इन ऑब्जेक्ट, मेन थ्रेड मेन ने ही, मेन के स्कोप में ही हमने इन थ्रेड्स को क्रिएट किया। तो मेन में ही हम इनको ज्वाइन कराएंगे, m1 डॉट ज्वाइन एंड m2 डॉट ज्वाइन। जितने भी थ्रेड्स को आपको ज्वाइन कराना है बिफोर दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ द थ्रेड, देन यू हैव टू वेट फॉर दैट। अब ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये जो है ट्राई कैच में यूज किया जाए।
ट्राई कैच में यूज ना करके हमने क्या लिखा, मेन थ्रेड में इसको थ्रोस लगा दिया। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। थ्रोस लगाने पर हम थ्रेड डॉट स्लीप को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्रेड डॉट एंड यू कैन यूज 100। तो दीज स्लीप ज्वाइन आर थ्रोइंग एन इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हमने मेन में ही थ्रोज लगा दिया, तो जेवीएम विल नाउ गोइंग टू हैंडल दीज। तो M1 डॉट ज्वाइन, M2 डॉट ज्वाइन, जब तक ये दोनों आके ज्वाइन ना कर जाए ये लाइन स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करती। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन थ्रेड ने अपनी सारी प्रिंटिंग तो पहले कर लिया, बट वो तब तक लास्ट स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट नहीं किया जब तक वो दोनों थ्रेड्स हमारे पास आकर ज्वाइन नहीं कर गए, जैसा कि मैंने आपको कहा। अगर जो आप एक मेथड और है उसके बारे में भी जानते हैं, मुझे ये जानना है कि मेरे जो दोनों थ्रेड जो मैंने क्रिएट किए थे वो जिंदा है या नहीं, मींस दैट आर अलाइव और नॉट, नॉट जिंदा, दैट आर अलाइव और नॉट। तो आई एम राइटिंग एम डॉट इज अलाइव। तो इज अलाइव क्या बताता है हमको? इज अलाइव टेल्स अस द थ्रेड which is executed or not. M1 dot is alive and system dot out is out. M2 dot is alive. तो डेफिनेटली ज्वाइन से पहले वो अलाइव होंगे और ज्वाइन के बाद वो अलाइव नहीं होंगे। अगर जो थ्रेड्स अलाइव है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और थ्रेड्स अलाइव नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं। तो यहां पर एक मैसेज भी डाल देता हूं मैं, इज अलाइव M1 डॉट, सॉरी, गेट, या M1 डॉट गेट नेम अलाइव है। या M2 डॉट गेट नेम अलाइव है। ज्वाइन होने से पहले और ज्वाइन होने के बाद। तो इज अलाइव मेथड क्या करता है? इज अलाइव मेथड हमें यह बताता है कि हमारा थ्रेड जो हमने बनाया था वो प्रेजेंट है, एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो देखते। तो हम लोगों ने देखा कि मेन थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था और मेन थ्रेड ने जब उसको हिट किया तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड आया, थ्रेड 0 इज अलाइव, यस ट्रू, एंड थ्रेड 1 इज अलाइव, यस ट्रू। बट आफ्टर द थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड, ज्वाइन के बाद, क्योंकि ज्वाइन तक मेन ने वेट किया, वो लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। जब वो थ्रेड 0 और थ्रेड 1 का अपने अपना टास्क खत्म कर लिया, देन अगेन these are executed and thread 0 is alive, false, and it returns false. तो हमने दो मेथड्स के बारे में, तीन मेथड्स के बारे में देखा यहाँ पर। कौन कौन से? स्लीप, sleep method is used to block the thread of particular for the particular time which is you are passing in the argument, like this, thread dot sleep 100 milliseconds. Join method is used to what? To join, is wait to join the threads which are in execution. और इज अलाइव मेथड से हम ये जानते हैं कि मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूशन में नहीं तो फॉल्स रिटर्न। दूसरे मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दे? सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, स्लीप, जॉइन, इज अलाइव। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूशन हमने देख लिया।
रन मेथड रनेबल इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। तो इस कोड को यहीं तक रखते हैं, एक और दूसरा क्लास बना लेते हैं ताकि हम वहां पर उन चीजों। तो राइट क्लिक किया, न्यू क्लास माई थ्रेड demo1, or you can say my thread other functions, and it is containing main. So again the some main method is there. तो मुझे क्या करना है, मैंने एक थ्रेड बनाया, माई थ्रेड, हमारे पास पहले से एक क्लास बनी हुई है, माई थ्रेड m1 is equal to new my thread like this. और मैंने क्या किया, डायरेक्टली सिस आउट किया और यहां पर मैंने m1 को प्रिंट कर, देखते हैं क्या। एम जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग मेथड चलता है और जो भी वहां मीनिंगफुल आउटपुट लिखा होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो देखते हैं हमारे केस में क्या है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट है, इट इज गिविंग द नेम एज वेल एज ग्रुप एज वेल एज प्रियोरिटी। तो ये नेम है थ्रेड का, ये ग्रुप है, किस ग्रुप ने क्रिएट किया, और ये प्रायोरिटी। अगर जो मैं कोई दूसरा थ्रेड बनाऊं m1 की जगह एक, सॉरी सॉरी, एक दूसरा थ्रेड बनाया m1 की जगह मैंने m2 को बनाया और उसको भी मैंने अगर जो प्रिंट किया तो भी कुछ इस तरीके से आउटपुट। मैंने पहले ही बताया था कि थ्रेड जीरो, पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका नाम थ्रेड जीरो होगा और दूसरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका नाम थ्रेड वन होगा। दो थ्रेड्स तो हमने देख लिए, M1 थ्रेड और M2 थ्रेड। हम अभी तक बात कर रहे थे कि मेन थ्रेड मेन थ्रेड मेन थ्रेड। जो मेन थ्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है क्या उसका रेफरेंस हम होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं सर। कैसे होल्ड करेंगे? तो क्योंकि ये थ्रेड मेन, इसका नाम दे दिया मैंने। कैसे क्रिएट करें? तो हमारे पास इसके लिए एक मेथड होता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, जो जो करंटली थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका रेफरेंस को होल्ड करेगा। और इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो भी देखते हैं क्या प्रिंट। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट टू चेक इट आउट। ठीक, तो ये कौन सा थ्रेड है? ये मेन थ्रेड which is executed here in line number 8, and these two threads are of class my thread. Is it clear? क्या हम इनके नेम्स को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, नेम को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे तो देखते हैं। तो थ्रेड क्लास में एक थ्रेड कंस्ट्रक्टर भी है जो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट लेता है। तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ थ्रेड वी कैन पास द नेम राहुल, और here we can pass the name Gaurav। तो ये एरर क्यों दे रहा है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। माई थ्रेड डॉट सेट अनडिफाइंड, इस टाइम का कोई कंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है सर। कहा नहीं? जो हमने माई थ्रेड नाम की क्लास बनाई है वहां वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, पेरेंट क्लास में तो है। मुझे बस क्या करना है, मुझे एक कंस्ट्रक्टर दो बनाने। पहला run as, sorry, source generate constructor, so public my thread। तो पहले एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लिया हमने और एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट लेता है।
और यहां पर मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग नेम। और इसके लिए मैंने इसके सुपर को कॉल कर दिया, सुपर नेम। दैट्स इट। अब मैं जब इस क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं क्या। मैंने यहां कोई भी चेंजेस, check it out. The name is changed at the time of creation of the object through the constructors. यानी कि थ्रेड क्लास में पहले से ही स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होल्ड करने वाला कंस्ट्रक्टर था, हमने बस उसको कॉल किया बाय यूजिंग माय कंस्ट्रक्टर, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। What we calling? We are creating one constructor which is accepting a string type name, and that name is passed to the parent class constructor by using constructor chaining concept, and hence it is initialized. हम थ्रेड के क्रिएशन के बाद भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट नेम। तो हाउ वी कैन डू दैट? m1 डॉट, लेट्स से हम मेन का ही मैं नाम चेंज करना चाहते हैं, तो मेन डॉट सेट नेम। आई एम चेंजिंग दिस नेम टू विजय। If I'm going to execute it, it can change the name. So by either by using constructor or by using set name, we can change the name of the thread. Can we change the priority? Yes, of course. We can also change the priority. If I'm going to change the priority of the main thread, m dot set priority, and after that, if we are going to print the main, let's say I am going to set the priority by 3, और फिर मैं मेन को प्रिंट करूं तो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। See, the Vijay priority is 3 and Rahul priority is 5 and Gaurav priority is 3. Are you getting my point? ये जो प्रायोरिटी है ये मैं सिर्फ 1 से 10 के बीच में दे सकता हूं। अगर जो आप इससे बियॉन्ड वैल्यू डालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर जो मैं यहाँ पे 11 कर दूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? See, there is an exception. What it is saying? Illegal argument, sir. तो प्रायोरिटी को हम 1 से 10 के बीच में ही दे सकते हैं। अगर जो मैं इसको 10 दे दूं तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। We are going to give the 10 as value, it is going to execute all. Are you getting my point? तो किसी भी थ्रेड की जो प्रायोरिटी है वो हम 1 से 10 के बीच में। बाय डिफॉल्ट द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड्स आर 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट द प्रायोरिटी ऑफ मेन थ्रेड इज 5। मैंने बाकी थ्रेड्स के बारे में क्यों नहीं बात किया, अभी डिस्कस करते हैं। मैं इस थ्रेड को यहां से उड़ा लेता हूं और इस थ्रेड को मैं यहां पर क्रिएट करता हूं आफ्टर द चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ मेन। तो M1 थ्रेड को मैंने कब क्रिएट किया? बिफोर चेंजिंग द प्रायोरिटी ऑफ मेन थ्रेड। तो बाय डिफॉल्ट मेन की प्रायोरिटी कितनी रही होगी? 5 रही। तो जो थ्रेड हमने क्रिएट किया उसकी भी प्रायोरिटी 5 ही। लेकिन ये वाला जो थ्रेड है इसकी प्रायोरिटी, थ्रेड की प्रायोरिटी को चेंज करने के बाद मैंने तब क्रिएट किया। तो उस समय जो मेन की प्रायोरिटी थी वही प्रायोरिटी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। अब जब मैं सबकी प्रायोरिटी को प्रिंट करूंगा, अगर जो इस मेन यहाँ पे मेन प्रिंट होगा, फिर M1 प्रिंट होगा तो M2 प्रिंट होगा। तो मेन की प्रायोरिटी 10 प्रिंट होगी, M1 की प्रायोरिटी 5 प्रिंट होगी और M2 की प्रायोरिटी भी 10 प्रिंट होगी। तो देखते हैं। तो आप लोग जैसा कि आउटपुट में देख पा रहे हैं, मेन की प्रायोरिटी 10
क्योंकि हमने चेंज किया है। राहुल की प्रायोरिटी 5 बिकॉज इट इज क्रिएटेड बिफोर द चेंजिंग ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द मेन थ्रेड, तो उसने उसको ग्रैब किया, और जब प्रायोरिटी को चेंज कर दिया था तब हमने M2 क्रिएट किया था, तो उसकी प्रायोरिटी 10। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रायोरिटी को 1 से 10 के बीच में ही रख सकते हैं, और अगर जो जो भी उस समय उस कंटेक्स्ट की प्रायोरिटी होगी वही प्रायोरिटी क्रिएटेड थ्रेड भी लेता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, अभी तक हमने किसी भी थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया। अगर जो मैं M1 को स्टार्ट करूं, M1 डॉट स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट, और एक बार स्टार्ट करने के बाद मैं M1 को फिर से स्टार्ट करूं, तो क्या वो पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, यानी एक बार आपने किसी को इंडिपेंडेंट कर दिया, दोबारा उसको कंट्रोल में लेना प्रॉब्लम नहीं, यानी कि वंस द थ्रेड इज स्टार्टेड, थ्रेड कैन स्टार्ट ओनली वंस। हम एक ही बार किसी थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? ना द नेक्स्ट, अभी कोई टॉपिक बचा है क्या हमारा? तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने स्लीप मेथड के बारे में देखा, हमने ज्वाइन के बारे में देखा, हमने स्टार्ट के बारे में देखा, हमने सेट प्रायोरिटी देखा, हमने गेट प्रायोरिटी देखा, हमने सेट नेम देखा, हमने गेट नेम। तो अभी तक के लिए हम ये सारे मेथड्स को रखते हैं। बाकी चीजें हम थ्रेड्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ टॉपिक्स इसके लिए पढ़कर आएंगे। अगर जो अगली चीजें आपको समझनी है वो है सिंक्रोनाइजेशन। अगर जो आप ऐसा नहीं करके आएंगे तो हम अगले टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम वेट मेथड को डिस्कस करेंगे, नोटिफाई को डिस्कस करेंगे, नोटिफाई ऑल को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट होंगे और कहाँ कहाँ ये डिफाइंड है, और डिमोन थ्रेड क्या होता है। इन सब के बारे में आप लोग एक बार डिस्कस करके और देख कर आइए, ताकि आपको अच्छे से इस बात में समझ। तो अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं थ्रेड के बारे में। अच्छा हाँ, एक बात और, मैं आपको रनेबल के बारे में बताना भूल गया, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्लास थ्रू रनेबल। हाँ, तो एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो अगर जो मैं इस माई थ्रेड को दूसरा थ्रेड बना लेता हूं और उसको मैं यूज करके आपको दिखाता हूं यूजिंग, इसको क्लोज कर देता हूं, इसको, और मैं एक न्यू न्यू रनेबल नाम का एक क्लास बना लेता हूं, माई थ्रेड रनेबल। मैंने अपनी क्लास का नाम रखा माई थ्रेड रनेबल, और इसको मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एक थ्रेड दो तरीके से जावा में बना सकते हैं, आइदर यूजिंग रनेबल और यूजिंग थ्रेड। हमने थ्रेड क्लास से बनाकर देख लिया। अब हम रनेबल इंटरफेस होता है, तो एक बार रनेबल में देख लेते हैं क्या क्या मौजूद है। तो कंट्रोल आर करते हैं, CMD करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल, सॉरी सॉरी, करेक्ट स्पेलिंग। So you can check it out. In Runnable, there is only one method is defined. Sorry, declared, which is abstract in nature. और Runnable इंटरफेस एक फंक्शनल इंटरफेस भी है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर जब हम लैम्डा डिस्कस कर रहे होंगे तब फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो ठीक है, तो इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स व्हाट? अब जैसे ही हमने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ये रनेबल एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता है, यहाँ पे तुरंत एरर आ गई क्या, एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है सर आपके पास, उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो मैंने उसको ऐड कर दिया। वो कौन सा मेथड था? रन मेथड।
और यहाँ भी हम सेम ही बॉडी रखने वाले हैं, तो इसलिए मैं अपने माई थ्रेड को ओपन कर लूं और उसके रन मेथड को मैं कॉपी कर लूं, सेम रन। बट देयर इज नो प्रॉब्लम। Now this get name is not working because runnable does not have any features like that, केवल रन मेथड है उसके पास। तो हम इसका नाम देने के लिए क्या कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ रनेबल। रनेबल रनेबल तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताया कि करेगा क्या, लेकिन जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रनेबल का, तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू क्लास व्हिच इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस रनेबल। तो इसका नाम दे देता हूँ माई थ्रेड रनेबल, और मेन बना। तो हम कैसे यूज करते हैं, वही जनरल मेथड, आई एम गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो माई थ्रेड डेमो रनेबल, थ्रेड रनेबल m1 is equal to new my thread runnable. That's it. No error is there because it has been runnable run in space। और m1 डॉट क्या करते हैं हम लोग, m1 डॉट, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे नाम का कोई स्टार्ट मेथड है ही नहीं इसके पास। यस डेफिनेटली, बिकॉज आपने इंप्लीमेंट किया है रनेबल मेथड को, रनेबल के पास सिर्फ एक रन मेथड था। तो अब क्या करें, क्या हमें स्टार्ट मेथड बनाना पड़ेगा? नो नॉट एट ऑल। तो एक बार फिर से देखते हैं, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट सेट। अच्छा, थ्रेड के पास वो सारे मेथड्स थे जो थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए होने चाहिए, स्टार्ट ज्वाइन स्लीप वट एवर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। क्या नहीं था, सिर्फ बॉडी ही तो नहीं थी। जब थ्रेड क्लास को मैंने इंप्लीमेंट किया तो उस रन बॉडी को बनाया और बाकी सारे मेथड्स थे। तो चलिए देखते हैं थ्रेड्स के एक कंस्ट्रक्टर को, जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस कंस्ट्रक्टर को हम देखते हैं। ये कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है कि सर एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें रनेबल टाइप का ऑब्जेक्ट को पास कर दो, मैं समझ जाऊंगा आप क्या चाहते हैं। तो देखते हैं। तो ये था रनेबल जिसके पास सिर्फ विच होल्ड्स द बॉडी ओनली। रनेबल टाइप के ऑब्जेक्ट के पास क्या है, व्हाट टू डू, इसको पता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। अच्छा, मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो मैं एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। चलिए लेट सपोज THREAD थ्रेड T1 is equal to new थ्रेड। इसके अंदर वो सारे मेथड हैं जो थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए। हाउ टू डू, हाउ थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड इज ऑल थिंग इज इलेबोरेटेड इनसाइड थ्रेड ऑब्जेक्ट। और करना क्या है ये इलेबोरेटेड है हमारे रनेबल नाम के ऑब्जेक्ट में। तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो काम बन सकता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थ्रेड ऑब्जेक्ट को ये बता दिया बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ रनेबल इनटू दैट थ्रेड कि सर आपको ये करना है, एंड दैट इज डिफाइंड इन माय रन मेथड।
Okay, now in place of running M1 thread, I am going to running starting my thread. That's it. Now, if I'm going to execute it, please check it out. The thread is executed fine. तो क्या करना पड़ा मुझे यहाँ पर? रनेबल टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाकर उसको थ्रेड नाम के ऑब्जेक्ट को बनाकर उसके अंदर पास कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने रनेबल का यूज करके थ्रेड को। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हम हमारे लिए दो जब जब भी कोई दो रास्ते होते हैं तो हम पूछते हैं अच्छा कौन सा। तो अच्छा इस रनेबल टाइप के एक ऑब्जेक्ट को बनाकर। क्यों? लोग बोलते हैं सर रनेबल में तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, एक पहले रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ फिर स्टार्ट करो, लाइन बढ़ गई। बट सपोज जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अगर जो मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया जैसा कि मैंने माई थ्रेड में किया हुआ है, और मुझे कोई और क्लास का फीचर्स भी ऐड करने जैसे एक्सटेंस, let's say I want to extend something else, let's say class anything, I want to extend any class, any other class, let's say circle, मुझे उसके भी फीचर चाहिए, which is not permissible because we already extended the thread and at a time a Java class can extend only one thread. But in Runnable, you can implement and extends, still there is a scope to extend another class circle. So there is no issue and you can and implement other interfaces as well. So implementation is good. तो यहां तक के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। डेमोन थ्रेड क्या होता है, इज अलाइव सॉरी वेट क्या होता है, नोटिफाई क्या होता है, नोटिफाई ऑल क्या होता है, इन सब चीजों से जानने के लिए हमारा अगला लेक्चर जरूर देखिए। और अगर जो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप कमेंट में मुझे डालिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। होप आपको बहुत कुछ समझ में आया। थैंक यू।